आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनकी अहिंसावादी विचारधारा के सामने पूरा विश्व नतमस्तक है। उनका नाम महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी जी के विचारों और आदर्शों और उनके शांति के संदेश को आज भी पूरा विश्व आत्मसात करता है। जब गांधी जी के जीवन से संबंधित यदि हम चर्चा करते हैं तो गांधी जी के जीवन और उनके विचारधाराओं का किस प्रकार से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रभाव पड़ा है, इस विषय के अंतर्गत हम गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका का वर्णन करते हैं। यह विषय है महात्मा गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका। इस विषय में चर्चा किए जाने पर हम देखते हैं कि गांधी जी के जीवन का राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। तो उनके प्रारंभिक जीवन को हम देखते हैं तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात के समीप हुआ था। पोरबंदर नामक स्थान पे गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी उनका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक आंदोलन से प्रभावित होकर दिया था। गांधी जी के प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक चरण जो कह सकते हैं, प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर गुजरात से ही प्राप्त हुई। गुजरात में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वह बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में गांधी जी को दादा भाई नौरोजी का सानिध्य प्राप्त होता है। उनके मार्गदर्शन और सानिध्य में रहते हुए उन्होंने बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त की। बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात कुछ समय के लिए वह भारत आ जाते हैं। भारत में वकालत करना प्रारंभ कर देते हैं। वकालत करने के दौरान ही गांधी जी को दादा अब्दुल्ला के नेतृत्व में अब्दुल्ला शिपिंग कंपनी की वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका में जाना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में 1893 ईस्वी में वह प्रवास करते हैं। वहां पर जाते हैं दादा अब्दुल्ला की कंपनी के पैरवी के लिए। इसके पश्चात जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी पहुंचते हैं 1893 ईस्वी में, तो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। वह घटना एक ट्रेन में सफर करने के दौरान होती है। जब कहा जाता है कि ट्रेन में सफर करने के दौरान दक्षिण अफ्रीका में उन्हें नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा। यह नस्ली भेदभाव जिस प्रकार से प्रथम श्रेणी के डिब्बे में वह टिकट ले रहते हैं, उस दौरान दक्षिण अफ्रीका में एक नियम था कि कोई भी भारतीय नागरिक जो दक्षिण अफ्रीका का नहीं है उनको प्रथम श्रेणी में सफर करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका में किसी भी भारतीय व्यक्ति को अपना नागरिकता का पास कि वह भारतीय है उसे रखना भी अनिवार्य था, जिससे कि वहां के लोग उनके साथ भेदभाव कर सकें। तो गांधी जी के जीवन में प्रभावित करने वाली ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो ट्रेन में घट रही थी। उस दौरान पीसमबर्ग में जो एक स्थान है वहां पर गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया जाता है, जिससे वह बहुत आहत होते हैं और वहां पर नस्ली भेदभाव और किए जा रहे अत्याचार, सामाजिक अत्याचारों से वह भयभीत होकर वहां पर आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। इस आंदोलन को संचालित करने के लिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी की, जिसके माध्यम से दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह का सर्वप्रथम आंदोलन संचालित किया। यह आंदोलन सफल रहता है। इस सफलता के पश्चात गांधी जी भारत वापस आ जाते हैं। इसी आंदोलन के दौरान एक घटना और घटती है। वह घटना जुलू युद्ध के बारे में कही जाती है, जिसमें ब्रिटिशों का सहयोग भारतीयों को देना था, जिसके संबंध में गांधी जी ने पैरवी की थी। यदि हम किसी सरकार का विरोध भी करते हैं, यदि वह परिस्थिति बनती है कि उन्हें वो आवश्यकता है, तो हम अपने आदर्शों के अनुरूप
विरोध के साथ साथ उनका सहयोग भी करना जरूरी होगा। तो जुलू विद्रोह जो 1906 में होता है, उसमें गांधी जी ने भारतीयों से सहयोग देने की बात कही थी। तो जिसके संबंध में भविष्य में देखा जाता है कि आलोचना भी सहनी पड़ती है कि एक तरफ हम विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम उनका सहयोग भी कर रहे हैं। इसके पश्चात गांधी जी का आगमन भारतीय राजनीति में 1915 में हो जाता है। जब वह भारत में आते हैं तो सर्वप्रथम वह गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से प्रभावित होते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी जी को संदेश दिया था कि भारत में आपके जिस प्रकार से सत्याग्रह के आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में किए गए थे, उसी प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता और ब्रिटिश सरकार की गुलामी की जंजीरों से आगे निकलने के लिए इसी प्रकार का आंदोलन भारत में भी चलाया जाना चाहिए। गांधी जी ने सर्वप्रथम कहा था कि मुझे भारत के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, तो वह मैं आंदोलन कैसे कर सकता हूं, मैं वकालत करना चाहता हूं। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था कि आपको यह आंदोलन चलाने के लिए पूरा भारत का भ्रमण करना पड़ेगा, पहले भारत को समझना पड़ेगा और उस भारत को समझने के पश्चात ही आप यह आंदोलन चलाएंगे। तब गांधी जी ने अपने वकालत का विचार त्याग कर भारतीय राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। 1 वर्ष तक उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। भारत के भ्रमण करने के दौरान उन्होंने भारत की समस्याओं से रूबरू होते हैं। उस समस्याएं जैसे कि किसानों की समस्याएं, कृषि व्यवस्था और सामाजिक समस्याएं, गरीबी, अर्थव्यवस्था, बहुत ऐसी समस्याएं थी जो यहाँ पर भेदभाव जैसी समस्याएं भी दिखाई दे रही थी। गांधी जी ने उनको स्वयं जाकर देखा और महसूस किया। सर्वप्रथम गांधी जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जब वह भाग लेते हैं तो उसमें अपने विचार भी प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अपने उन विचारों को रखा कि वास्तव में हम भारतीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन चला तो रहे हैं कांग्रेस के माध्यम से, लेकिन कांग्रेस सिर्फ अपने मंच पर इसकी चर्चा करती है। कुछ लोग आते हैं, उस आंदोलन के बारे में सुनते हैं और पत्रिकाओं में उस आंदोलन की चर्चा कर देते हैं कि भारत में हमारा कितना अत्याचार हो रहा है। लेकिन वास्तव में यदि हमें देखना है और एक समाज को जागरूक करना है तो उस जनता जो भारत की गरीब, किसान और अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उनके बीच में हमें जाना पड़ेगा। जो कहते हैं गांधी जी के विचारों के अनुसार कोई भी विचार आगे बढ़ाना है तो वह एक निम्न स्तर से शुरू करना पड़ेगा। तो गांधी जी के इन विचारों से बहुत ही प्रभाव पड़ता है। सर्वप्रथम गांधी जी के संबंध में कहा जाता है उन्होंने 3 आंदोलन प्रारंभ किए थे। उन 3 आंदोलन में चंपारण आंदोलन, खेरा आंदोलन, अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन 3 आंदोलन को उन्होंने सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया था। चंपारण आंदोलन के संबंध में कहा जाता है कि राजकुमार शुक्ल जी ने चंपारण बिहार में सर्वप्रथम गांधी जी को आमंत्रित किया था, वहां की समस्याओं को बताते हुए कि किसान अपनी कृषि अपने अनुरूप नहीं कर सकते हैं, वहां पर उस प्रकार के अधिकार नहीं है। अगर कोई खेती कर भी लेता है, अनाज कर भी लेता है, तो उसे बेचने का अधिकार प्राप्त नहीं है। और नील बगानों का मालिकों का बहुत ही वहां पर दबाव था, उन्हें उन्हीं के अनुसार कृषि करनी पड़ रही थी। तो इस प्रकार से राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वह चंपारण जाते हैं और इस समस्या का समाधान भी करते हैं। और सर्वप्रथम भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के नाम से ही जाना जाता है। उसके पश्चात खेड़ा आंदोलन में भी उन्हें सफलता मिलती है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में भी उन्हें अपार सफलता मिलती है। सर्वप्रथम भारत में पहली बार मिल मजदूर के हड़ताल आंदोलन को उन्होंने सफलतापूर्वक समाप्त किया था। इसके पश्चात उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात कही थी, जो कि 1920 में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन से पूर्व भारत की जो समस्याएं थीं उनसे भी अवगत कराना आवश्यक होगा। इससे पहले हम देखते हैं भारत में
कुछ समस्याएं थीं, जैसा कि खिलाफत आंदोलन जो खलीफा के संबंध में, टर्की के संबंध में होता है। खलीफा की सत्ता के संबंध में यह आंदोलन भारत में भी चलाया जा रहा था। और भारत में जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी ने इसको अपने विचारों से, अपने आदर्शों से, विचारों से सहयोग प्रदान किया था, जिससे कि भारत में भी उस प्रकार का समर्थन प्राप्त हो सके जो कि टर्की में इस प्रकार का आंदोलन चल रहा था। तो भारत में आंदोलन चलाने के पश्चात, सहयोग देने के पश्चात यहाँ पर एक और घटना घटती है जो कि अमृतसर में जलियांवाला बाग घटना के नाम से जानी जाती है 1919 ईस्वी में। इस घटना के संबंध में कहा जाता है कि भारतीय व्यक्तियों ने अपनी मांगों के लेकर, विशेषकर रॉलेट एक्ट के संबंध में कहा जाता है वह बिना वकील, बिना दलील का कानून था। भारतीय व्यक्तियों को शंका के आधार पर या शक के आधार पर कभी भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी में आर्म्स एक्ट भी चर्चा की जाती है। तो इन आधारों को लेकर ही, भारत के साथ पक्षपात को लेकर ही जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्वक एक आंदोलन चलाया जा रहा था। एक विचार गोष्ठी प्रारंभ की गई थी। उस विचार गोष्ठी में देखा जाता है कि जनरल डायर ने सर्वप्रथम उस भीड़ को, जो निहत्थी भीड़ थी, वहां गोली चला देती है। लगभग लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में कम आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये दो घटनाएं विशेष रूप से भारत में प्रभावित करने वाली होती हैं, जो गांधी जी के जीवन को प्रभावित करती हैं। इसी से प्रभावित होकर गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाने की बात की। यहां पर कांग्रेस का समर्थन भी असहयोग आंदोलन को प्राप्त था एवं अन्य सहयोगी दलों, मुस्लिम लीग का भी इनको समर्थन प्राप्त था। इन सभी दलों ने समर्थन प्रदान करने के साथ साथ असहयोग आंदोलन पूरे भारत में चलाने की बात कही। और इस आंदोलन की जो मुख्य विचारधाराएं थीं या कार्य थे कि किस प्रकार से इस आंदोलन को संचालित किया जाएगा, तो वह विचारधारा गांधी जी के आदर्शों पर निर्धारित थी, जो कि सत्याग्रह और अहिंसा की विचारधारा से प्रभावित होकर इस आंदोलन को चलाया जा रहा था। गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि अहिंसा के बल पर हम इस आंदोलन को चलाएंगे। इस आंदोलन के लिए उन्होंने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने की बात कही, विदेशी कपड़ों की बहिष्कार करने की बात की, विदेशी पदवियों को बहिष्कार करने की बात की। इसके साथ ही उन्होंने स्वयं कैसर-ए-हिंद की उपाधि को वापस कर दिया, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश सत्ता ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। उसे इस आंदोलन संचालित करने के दौरान गांधी जी ने वापस कर दी। इसके साथ ही भारत में बहुत सारे महान व्यक्तियों ने अपनी उपाधियों को वापस कर दिया और विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई गई। हर तरफ भारत में बहिष्कार किया गया। छात्रों ने स्कूलों का बहिष्कार किया, स्वदेशी स्कूलों की स्थापना की गई एवं अन्य क्षेत्र में स्वदेशी के कार्यों को बढ़ावा दिया गया। इसके साथ ही एक विशिष्ट घटना, एक अभूतपूर्व घटना घट जाती है, जो गांधी जी के जीवन को झकझोर देती है और वह आंदोलन को वापस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वह घटना चौरी चौरा में घटती है 1922 ईस्वी को। आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, किसी प्रकार की हिंसा की घटनाएं इससे पहले नहीं हो रही थी, लेकिन चौरी चौरा में एक भीड़ ने एक पुलिस चौकी को विरोध प्रदर्शन के दौरान जला दिया गया। उस पे निहत्थे पुलिस वाले को मृत्यु हो जाती है। इस निहत्थे पुलिस वालों के मृत्यु होने के पश्चात गांधी जी ने चौरी चौरा घटने में हिंसा की वारदात के पश्चात गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की प्रतिज्ञा की। इसके संबंध में कहा जाता है, जब यह आंदोलन गांधी जी वापस लेने की प्रतिज्ञा करते हैं
तो बहुत सारे राजनीतिक संगठन जो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे, उन्होंने गांधी जी की आलोचना की, जिसमें कहा जाता है नेहरू और चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस एवं अन्य व्यक्तियों ने यह भी कहा कि जब आंदोलन अपने चरम स्थिति पे था तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेकर बहुत बड़ी भूल की। जबकि गांधी जी के लिए यह कहना था कि जो आंदोलन अहिंसा के आदर्शों पे नहीं चल सकता तो उस आंदोलन को संचालित नहीं किया जाना चाहिए। इसके पश्चात गांधी जी के ऊपर राजद्रोह का केस भी लगाया जाता है और गांधी जी को 6 वर्ष की सजा होती है। इसके संबंध में 6 वर्ष की सजा के संबंध में न्यायाधीश को यह एक घटना झकझोर देती है। उन्होंने कहा कि यह पहली घटना है जिसपे गांधी जी ने स्वयं इसकी जिम्मेदारी ली थी कि वह चौरी चौरा में अहिंसा की घटना की स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं, और इसके साथ ही कहते हैं कि मुझे कठोर से कठोरतम सजा देनी चाहिए। 6 वर्ष की सजा के पश्चात गांधी जी ने इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के पश्चात 1924 में गांधी जी के स्वास्थ्य खराब होने के कारण से गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। गांधी जी रिहा होने के पश्चात सक्रिय राजनीति से अलग हो जाते हैं और वह रचनात्मक कार्यों की ओर ध्यान देते हैं। इसके पश्चात उन्होंने स्वराज और नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन संचालित करने की बात कही। इसके लिए कहा जाता है 1928 में उन्होंने सरकार की नीतियों के विरोध, जैसा कि कहा जाता है साइमन के विरोध के कारण से उन्होंने इस आंदोलन को फिर से संचालित करने की बात कही। उन्होंने कहा ब्रिटिश सत्ता यदि भारतीयों को यह सत्ता सौंप देते हैं तो वह उचित ही होगा, नहीं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वराज आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। गांधी जी की इन विचारधाराओं को लेकर कहा जाता है सर्वप्रथम 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी तट पर भारतीय झंडा फहराया गया। इस झंडे को फहराने के पश्चात यह प्रतिज्ञा भी की गई कि अगले वर्ष 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वराज्य दिवस मनाया जाएगा और सभी स्थानों पर झंडा फहराया जाएगा। इसके पश्चात कहा जाता है कि कांग्रेस ने सरकार पर नमक बनाए जाने के कानून का विरोध किया था, तो कांग्रेस की कार्य समिति ने इस विरोध के लेकर गांधी जी ने कहा कि अब हम नमक सत्याग्रह प्रारंभ कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि हमारी बातों को ब्रिटिश सरकार समर्थन नहीं कर रही है, इसलिए हमें नमक सत्याग्रह प्रारंभ करना पड़ेगा, जो कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को अहमदाबाद से दांडी तक गुजरात के स्थान पर लगभग 388 किलोमीटर की यात्रा की गई। इस यात्रा में उन्होंने नमक कानून तोड़ा। दांडी पर जाकर सर्वप्रथम गांधी जी ने नमक बनाया। लगभग कहा जाता है 60,000 से 80,000 से अधिक लोगों को ब्रिटिश सरकार ने दमनात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल के अंदर डाल दिया। यह गिरफ्तारियां पूरे भारत में सत्याग्रह पूर्ण रूप से सफल रहता है और इस पे ब्रिटिश सरकार ने गांधी से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की बात कही, जिसमें कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 1931 में किया गया था, जिसमें सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात कही थी। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात जिस भी आंदोलन में कैदियों को रखा गया था, जो राजनीतिक कैदी थे, जो अहिंसावादी विचारधाराओं के अनुसार चल रहे थे, उनको रिहा किया गया था। गांधी जी के आंदोलन के चलचित्र, जिसमें गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा था, इसके साथ ही उस सत्याग्रह में भाग लेने वाले की भीड़ इस प्रकार से दिखाई देती है। सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के पश्चात
गांधी जी ने एक नया आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ किया, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन से पूर्व एक घटना घटती है 1939 ईस्वी में, जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। इस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सत्ता ने भारतीयों से बिना विचार विमर्श किए ही भारतीयों को, भारत देश को सम्मिलित कर दिया था। इसके लिए कांग्रेस की कार्यकारी समिति और महत्वपूर्ण नेताओं ने कहा कि यह घटना सही नहीं है, उचित नहीं है, ब्रिटिश सत्ता को हमसे विचार विमर्श लिया जाना अनिवार्य था। इसके साथ ही गांधी जी ने भी इसकी आलोचना की कि ब्रिटिश सत्ता को भारतीयों के हाल पर छोड़ देना चाहिए था, उसे विश्व युद्ध में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए था। ये गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप नहीं था। गांधी जी ने ब्रिटिश सत्ता से कहा, ब्रिटिश सरकार से, कि वह जल्द से जल्द भारत छोड़कर चले जाएं, नहीं तो भारत देश में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। इस आंदोलन के समय में कुछ घटनाएं घटती हैं। कांग्रेस ने कहा कि इस समय आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन गांधी जी ने कहा यदि आपने हमें समर्थन नहीं दिया तो भारत देश की रेत की बालू से, एक एक कण से मैं बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये गांधी जी जानते थे, समझ चुके थे कि भारत देश पूरा अब तैयार हो चुका है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अग्रसर हो सकता है। यहाँ पर कांग्रेस ने भी गांधी जी को समर्थन दे दिया। गांधी जी को समर्थन प्राप्त होने के पश्चात 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर मैदान, जो मुंबई में था, ग्वालियर टैंक के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इस जनसभा में बहुत सारे व्यक्ति एकत्र हुए थे। देश के कोने कोने से जो गांधी जी के समर्थन, विचारधाराओं और आदर्शों को मानते थे, वो इस जनसभा में एकत्र हुए थे। इस जनसभा में गांधी जी ने संबोधित करते हुए कहा था कि अब हम एक नया आंदोलन प्रारंभ कर रहे हैं जिसपे ब्रिटिश सत्ता को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, जो कि 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ किया जाना था पूरे भारत में। इस आंदोलन की सफलता को इस प्रकार से देखा जा सकता है कि कहा जाता है कि इस आंदोलन में गांधी जी ने भाषण दिया था। एक भाषण जो ग्वालियर टैंक में दिया था, इस पे अपने विचार भी प्रस्तुत किए थे कि इस आंदोलन को हम किस प्रकार से संचालित करेंगे या किस प्रकार से हम इसको चलाएंगे। पहली बार कहा था इन्होंने कि अहिंसा के आदर्शों पर ही यह आंदोलन चलाया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अहिंसा के आदर्शों का पालन नहीं करता है तो वह इस आंदोलन से अपने को अलग कर सकता है। सर्वप्रथम ये बात कही थी। दूसरी विचारधारा के अनुसार उन्होंने कहा था कि कोई भी ब्रिटिश सत्ता, साम्राज्यवादी सत्ता जो तख्तापलट या तानाशाही सत्ता होती है, उसका हम विरोध करेंगे और उसका विरोध का माध्यम अहिंसा ही होगा। तीसरी तरह से भारत छोड़ो आंदोलन में यह कहा था कि यदि हम इस आंदोलन को संचालित कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी हर व्यक्ति, हर नागरिक की स्वयं की होगी, क्योंकि इसमें बड़े बड़े पदाधिकारियों को, जो नेता हैं, उनको नजरबंद या सरकार बंदी भी बना सकती है। जिस प्रकार की शंका गांधी जी को थी कि बड़े नेताओं को या पदाधिकारियों को बंदी बनाया जा सकता है, 9 अगस्त 1942 से पहले ही सभी को नजरबंद और बंदी बना लिया गया। गांधी जी को आगा पैलेस पे बंदी बनाकर रखा गया। 2 वर्ष पश्चात कहा जाता है 22 फरवरी 1944 ईस्वी को कस्तूरबा गांधी का देहांत हो जाता है। इसके पश्चात गांधी जी के स्वास्थ्य खराब होने के कारण से गांधी जी को भी रिहा कर दिया जाता है। इस आंदोलन के अंत तक कहते हैं जैसे जैसे विश्व युद्ध की समाप्ति होनी प्रारंभ होती है, उसी समय अंत समय में इस आंदोलन को भी अभूतपूर्व सफलता मिलती है। देश में हर क्षेत्र में बहुत
बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया इस आंदोलन को। बहुत सारी घटनाएं जो गांधी जी की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती थी, फिर भी हिंसा की घटनाएं हुई, लेकिन यह आंदोलन सफल हुआ और ब्रिटिश सत्ता ने यह संकेत भी दे दिया कि भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। इसके पश्चात 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना बनी, जिसमें अंतरिम सरकार का गठन भी किया गया था। इसके पश्चात भारत विभाजन की कुछ परिस्थितियां बनती हैं। उस विभाजन में कुछ समस्याएं भी दिखाई देती हैं, जो कि भारत देश का विभाजन की समस्याएं। इस विभाजन की समस्याओं में हम देखते हैं कि भारत दो देशों में विभाजित किए जाने की मांग उठने लगती है। इसमें मुस्लिम लीग के नेतृत्व में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना नेतृत्व प्रदान किया और एक अलग मुस्लिम बाहुल्य देश की मांग आगे बढ़ने लगती है, जिसमें पाकिस्तान की मांग आगे बढ़ती है। इसी की मांग को करते हुए कहा जाता है 40 के दशक तक आते आते यह मांग और भी तीव्र हो जाती है और भारत दो देशों में विभाजित हो जाता है। और भारत को आजादी तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन विभाजन के स्वरूप में उस आजादी को देखना पड़ता है। इसके लिए गांधी जी भी स्वीकार कर लेते हैं और भारत देश 14 अगस्त मध्य रात्रि को पाकिस्तान आजाद होता है और 15 अगस्त को ही भारत देश का विभाजन प्रारंभ होता है। दो देशों के रूप में भारत उभर कर आता है, भारत और पाकिस्तान। इसके पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री भी बनाया जाता है और पाकिस्तान देश का प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं। वह आजादी के पश्चात गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया था और संदेश दिया था कि अब कांग्रेस ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। यह भी मांग की थी। बहुत सारी घटनाओं से, भारत विभाजन की बहुत सारी घटनाओं से कुछ व्यक्ति आहत भी होते हैं देश के। उनकी आहत होने के कारण से एक बहुत ही बड़ी घटना घटती है भारत देश के लिए, जिसपे कहा जाता है गांधी जी की मृत्यु होना एक ऐसे सूर्य का अस्त होना जिसने हमें बहुत सारी समस्याओं से निजात दिलाया था, ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से निजात दिलाया था। जिसमें कहा जाता है 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना सभा में जाते हुए बिरला भवन के पास गांधी जी को गोली मार दी। गांधी जी के अंतिम शब्द थे, हे राम। इसके पश्चात नाथूराम गोडसे के ऊपर हत्या का आरोप लगाते हुए उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाता है। गांधी जी के संबंध में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली नस्लें सहसा ही विश्वास करेंगी कि वह हार्ट मास का पुरुष इस धरती पर विचरण कर रहा था। इसके साथ ही गांधी जी ने स्वयं कहा है कि जो बदलाव तुम दुनिया में चाहते हो वह बदलाव पहले स्वयं में करिए। तो गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा और सत्याग्रह का आज भी प्रासंगिकता बनी हुई है। और हम देख सकते हैं कि गांधी जी ने सिर्फ एक क्रांति लाकर, जैसे कहा जाता है कि गांधी जी हर दिलों में बसते हैं, हर दिल में उन्होंने क्रांति ला दी, जिससे कि भारत देश के लिए हर एक व्यक्ति आजादी के लिए तत्पर होके उठ बैठता है, तत्पर होता है और भारत देश को आजादी प्राप्त हो जाती है। वर्तमान में भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे हमें आजादी प्राप्त करनी है। इसके संबंध में हम गांधी जी की विचारधाराओं का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता के बारे में वर्णन करेंगे, इसे मूल्यांकन करेंगे कि आज भी क्या गांधी जी की विचारधारा प्रासंगिक है और उसकी क्या आवश्यकता है, किस प्रकार से उस विचारधारा को लागू कर हम वर्तमान की समस्याओं को बदल सकते हैं, जिससे कि पहले हमें स्वयं में बदलाव करना होगा और फिर इस समाज को बदलना होगा।